नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। खबर लेते हैं हाथरस से, जहां पर हाथरस कोतवाली सदर इलाके में पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों में शामिल विनोद जाट के शहर भर में पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। पुलिस द्वारा इस इनामी बदमाश पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मुनादी कराकर लोगों से यह अपील की है कि इस शातिर अपराधी को पकड़वाने में पुलिस की मदद करे, पुलिस का सहयोग करे। नाम दिया जाएगा और उसका नाम पर 2 दिन में रखा जाएगा। जनपद के टॉप 10 अपराधी में विनोद जाट है, जो थाना इगलास जनपद अलीगढ़ से वांछित है। इगलास से इस पे इनाम है। हमारे क्षेत्र में थाना मुरसान का यह रहने वाला है और इनामी अपराधी है, जनपद का टॉप 10 अपराधी है। इसी के दृष्टिगत हाथरस पुलिस ने कल इसके पोस्टर विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगवाए गए हैं। और फिरोजाबाद में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। कहा जा रहा है हत्या कर शव को लटकाए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। ये पूरा मामला थाना टुंडा क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद का बताया जा रहा है। हाथरस के गेट थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की अब जांच में जुट गई है। गेट जनपद हाथरस का ये नगला बुद्धू हेमराज का इलाका है। यहाँ पे एक मृतक नाम विनोद कुमार सन ऑफ महेंद्र सिंह, उम्र 36 वर्ष, इनकी बॉडी एक पेड़ से रस्सी से लटकती हुई मिली है और जिसमें कि ऐसा देखा जा रहा है कि उनके हाथ आगे से बंधे मिले हैं कपड़े से। तो शव को अभी नीचे उतार लिया गया है। कानपुर पुलिस के सामने बदमाश 30 लाख की फिरौती लेकर फरार हो गए और पुलिस देखती रह गई। और ये तब हुआ जब ये पूरा प्लानिंग पुलिस ने ही बनाया था। क्या है पूरा मामला, दिखाते इस रिपोर्ट में। पुलिस की नाकामी की कहानी, एसपी की जुबानी। 30 लाख ले गई बदमाश, ताकती रह गई पुलिस। हाईवे से फेंका गया है। जब तक हम लोग घूम के नीचे जाएंगे, उसमें डेढ़ 2 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ से आप घूम के जाओगे नीचे और तब जाके आप देखोगे वो नीचे कोई खड़ा होगा, वो लेके अपना चंपत होगा। खाकी वर्दी में कसी एकदम बेतकल्लुफ होकर पुलिस की नाकामी को बता रही ये है कानपुर की एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता। पिछले कुछ दिनों से अपनी नाकामियों की वजह से चर्चा में रही कानपुर पुलिस फिर से चर्चा में है, क्योंकि इनका कारनामा ही कुछ ऐसा है। मामला एक अपहरण का है। बर्रा निवासी संजीत यादव का कुछ दिन पहले अपहरण हो गया। बदमाशों ने 30 लाख की फिरौती मांगी। पीड़ितों ने पुलिस से गुहार लगाई तो पुलिस ने अनोखा तरीका बताया कि आप बदमाशों को फिरौती दे दो, जैसे ही वो पैसे लेने आएंगे पुलिस उन्हें दबोच लेगी। पीड़ितों ने अपना घर गहने बेचकर जैसे तैसे 30 लाख की भारी भरकम रकम जुटा ली। मौके पर पहुंचकर रुपयों से भरा बैग भी रखा, लेकिन बदमाश बैग लेकर चंपत हो गए और पुलिस ताकती रह गई। अब पुलिस अपनी नाकामी तो मान रही है, लेकिन पीड़ितों की फिर भी नहीं सुन रही। हटा के इन्होंने इतनी देर में सारा मेरा पैसा भी चला गया, मेरा भाई भी मेरे हाथ नहीं लगा। पैसा मेरा मकान भी बेचा था, मेरी शादी का पैसा था, जो ज्वेलरी थी वो भी समझ में हमें हमारा भाई चाहिए था। अब सुनिए उन्हीं एसपी साउथ का वो बयान जो अपनी नाकामी को कतई नहीं मान रही, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड उनकी कहानी ही उनकी पोल खोल रही है। देखिए, ये गलत बातें हैं। पुलिस के सामने अगर पैसा दिया गया और अपहरण वाला नहीं आ पाया, ये बहुत ही खेद का विषय है। ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और ये सरासर गलत आरोप पुलिस पे लगाए जा रहे हैं। पुलिस इसमें पूरी मेहनत से काम कर रही है और जल्दी हम इस केस को क्रैक करेंगे। हाईवे से फेंका गया है। जब तक हम लोग घूम के नीचे जाएंगे, उसमें डेढ़ 2 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ से आप घूम के जाओगे नीचे और तब जाके आप देखोगे वो नीचे कोई खड़ा होगा, वो लेके अपना चंपत होगा। पूरे मामले की चर्चा जब कप्तान की चौखट तक पहुंची तो कप्तान सख्त हुए और कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बर्रा क्षेत्र में एक युवक को छुड़ाने के लिए 30 लाख रुपए फिरौती पुलिस वालों के सामने देने की बात
मीडिया में चली है उसको स्वतः मैं संज्ञान ले रहा हूँ। पीड़ित परिवार से मैं बात कर रहा हूँ, उनकी पूरा जो शिकायत जो भी है पुलिस विभाग के प्रति, जो भी गलती किया है डिपार्टमेंट की ओर से, उनके खिलाफ कड़ी सजा मिलेगी। तो ये है कानपुर की पुलिस जो कागजों में शेर है लेकिन जमीन पर ढेर। सवाल ये कि पुलिस की नाकामी का खामियाजा आखिर पीड़ित परिवार कब तक भुगतेगा। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से श्याम तिवारी की रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। एक के बाद एक अपराधियों की धरपकड़ जारी है। रामपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार 4 बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गुड्डू पंडित घायल हो गया। गुड्डू पंडित पर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों को जब रुकने के लिए कहा गया तो वो फरार होने लगे। पुलिस टीम ने उनका पीछा किया। अजयपुर गांव के पास उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गोली गुड्डू पंडित के पैर पर लगी, जबकि 3 अपराधियों को पुलिस ने कॉम्बिंग कर गिरफ्तार कर लिया है। गुड्डू पंडित के 2 साथी दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली से वारदात को अंजाम देने के लिए रामपुर आते थे। पुलिस अब सभी से पूछताछ कर रही है। रामपुर पुलिस मुरसाना के पास चेकिंग कर रही थी, अजीम नगर की पुलिस। हमारा फोर्स लगा था वहाँ पर। 2 बाइकों पे लोग थे, 4 लोग, उनको रुकने के लिए कहा गया तो रुके नहीं। पुलिस ने उनका पीछा किया, वाया खोद गए जयपुर के पास, उनको इंटरसेप्ट किया तो एक ने फायर कर दिया पुलिस पे। तो पुलिस की बाल बाल बचे। जब पुलिस ने फायर बैक किया तो उसके पैर में गोली लगी। 3 भाग गए थे मौके से, लेकिन बाद में कॉम्बिंग करके उनको ही पकड़ लिया। और आगरा में पुलिस ने 6 साल से फरार 20,000 के नामी शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी यमुनेंद्र लड़की के अपहरण के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस लगातार यमुनेंद्र की तलाश में जुटी थी। अब पुलिस को सूचना मिली कि यमुनेंद्र छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में रह रहा है। जिस लड़की के किडनैप के मामले में यमुनेंद्र पर इनाम घोषित हुआ, वो लड़की भी उसके साथ मिली और दोनों शादी कर चुके हैं। लेकिन केस पहले से दर्ज था और इनाम भी घोषित था, लिहाजा यमुनेंद्र को पुलिस ने जेल भेज दिया है। से वांछित अभियुक्त और 20,000 रुपये का इनामी अभियुक्त यमुनेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह अभियुक्त इस पे 366 आईपीसी का मुकदमा 2014 जनवरी में लिखा गया था। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में हाईवे पर लूट करने वाले 3 लुटेरों को पुलिस ने गोली मारकर घायल कर दिया। बदमाशों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार, 1 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। इन बदमाशों ने कंपनी के एजेंट से लूट की थी। मुठभेड़ के दौरान रोकने का इशारा किया, तुरंत जवाबी फायरिंग किया। फायरिंग के दौरान पुलिस द्वारा भी फायरिंग किया गया, जिसमें 3 बदमाश घायल है और एक कॉम्बिंग के द्वारा एक बदमाश गिरफ्तार किया गया, जिनके इनके पास से भारी मात्रा में असला और गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी गैंग का प्रशासन का शिकंजा लगातार कस रहा है। अब अंसारी के 5 करीबियों के हथियार लाइसेंस निलंबित कर असलहे जमा कराए गए हैं। पुलिस प्रशासन अब तक मुख्तार अंसारी के कुल 33 रिश्तेदारों के हथियार लाइसेंस जमा करा चुका है। साथ ही मुख्तार गैंग से करीब 40 करोड़ की सरकारी जमीन भी मुक्त कराई है। इनके सदस्यों, रिश्तेदारों और सहयोगियों से के कब्जे से जो कर संपत्ति अब तक मुक्त कराई गई है, उसकी अनुमानित कीमत लगभग 39 करोड़ और 80 लाख के आसपास बैठती है। इसके अलावा इनसे 33 लोगों के शस्त्र अब तक निलंबित करा करके और विभिन्न थानों में। और एटा के सकट थाना क्षेत्र में दबंगों ने फर्जी बेमाना कर एक दंपत्ति की जमीन हड़प ली। अब पीड़ित अपनी ही जमीन के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस मामले का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दंपत्ति रोते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पूरा वीडियो पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में आया है, लेकिन अब तक इसमें किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरी मदद की जाए। संजय से यादव फौजी है और भानु यादव सीले से यादव फौजी है और सीले से भानु उसने से यादव है, उसने से यादव और सनोब श्री बात तर गंगी नगर के है। मुझे मारने की धमकी दे रहे। मैं प्रीता जोश की बोल रही हूँ।
मेरी 4 लड़की हैं, मैं क्या करूं? मेरी मदद एसएसपी कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। त्यासगीर थाने के वाले भी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। उन पर 2 ट्रैक्टर है, 100-150 बीघा जमीन है कि, और फिर भी मारने की धमकी दे रहे। मेरा खेत छीनने में अकेली हूँ, मैं सब लोग जाती हूँ। कोई मेरा एक ही खेत है और कोई खेत नहीं है मेरे पे। मैं सुनील कुमार जोशी बोल रहा हूँ और मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है बाबू जी। बच्चों को ले जाके मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा। प्रशासन से मैं अपील कर रहा हूँ मेरी मदद की जाए। मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे और एक ही खेत है, कोई मुझ पर दूसरी खेती नहीं है। मैं इसी से गुजर कर रहा हूँ। सब लोग जाती हूँ, आटा मांग मूंग के ला के गुजर करता हूँ। बच्चों को पाल लिया हूँ मैं अपनों को। मेरी कोई तो सुनवाई करो। मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पुलिस कप्तान के पास भी गया, वहाँ भी नहीं सुनवाई हो रही। सगीर थाने पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। जहाँ जाती हूँ वहीं पर कोई नहीं करता मदद, सब मारने को धमकी दे रहे वो। और बात शाहजहांपुर की करें तो यहां पर बाइक सवार प्रेमी प्रेमिका की ट्रक से कुचलकर मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में अब खुलासा हुआ है कि इन दोनों की हत्या हुई है। प्रेमिका के पहले प्रेमी ने ये किया है। उसने बाइक सवार अपने प्रेमी और उसकी प्रेमिका को ट्रक से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रेमिका ने अपने पहले प्रेमी आरोपी ट्रक चालक को प्रेम जाल में फंसाकर काफी जमीन और रुपया हड़प लिया था और उसके बाद उसे छोड़ दिया। इसी के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। सारी जानकारी करने के बाद पता चला कि जो ट्रक चालक था वो गुड़िया के जो मृतका थी उसके साथ उसके अवैध संबंध पहले से रहे हैं। गुड़िया ने उसे धोखाधड़ी से शादी भी कर ली थी और उसकी प्रॉपर्टी भी बिकवा दी थी। इसी कारण उसने तैश में आकर बहुत ही सुनियोजित तरीके से गुड़िया का पीछा किया और मौका मिलते ही उसकी ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी। और बात अब कोरोना की करें तो भारत में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 9.25 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 9,36,181 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 24,309 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,92,000 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 29,429 नए मामले सामने आए हैं और 582 लोगों की मौत भी हुई है। तो कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसको लेकर एहतियात भी बढ़ता जा रहा है और अब तीसरे स्थान पर पूरे विश्व में भारत पहुंच गया है, क्योंकि करीब 9.25 लाख के आंकड़े के पार पहुंच गया है भारत। बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से और हिमांशु हमारे साथ आगरा से जोड़ रहे हैं। पहले अलाउद्दीन से ही बात करते हैं। अलाउद्दीन, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि ठीक होने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी मुश्किल ये कि ये जो चेन है वो टूटती दिखाई नहीं दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा मसला ये भी खड़ा होने वाला है कि जुलाई के आखिरी सप्ताह तक कि जो H1 और H2 लेवल के तमाम जो अस्पताल बनाए गए थे उनमें अब बेड फुल होना शुरू हो गए हैं। राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो रोज़ाना 100 से लेकर के 150 के करीब मरीज मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जितने बड़े संस्थान हैं, चाहे PGI की बात कर लें, लोहिया इंस्टीट्यूट की बात कर लें या फिर KGMU की बात कर लें, कि अब सिफारिशों की ज़रूरत पड़ने लगी है। तो ऐसे में अगर स्थिति बदस्तूर बनी रही तो जुलाई के आखिरी सप्ताह तक कहीं ना कहीं से दूसरी तरह की व्यवस्था करना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने लखनऊ की अगर बात करें तो हज हाउस को 1000 बेड के अस्पताल में तब्दील कर दिया है। तो ऐसे वैकल्पिक व्यवस्था की अभी सख्त ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ लखनऊ की अगर बात कर लें तो अब तक 23-2400 केसेस बन चुके हैं। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में भी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। रोजाना 1700 से लेकर के 2000 के बीच में केसेस हो रहे हैं और कहीं ना कहीं से प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। तो क्या अलाउद्दीन, इसको हम ऐसे देखें कि लगातार जिस तरह से रैंडम सैंपलिंग हो रही है या फिर सैंपलिंग ज्यादा अब बढ़ाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोरोना सैंपल लिया जाए और देखा जाए, तो इस टेस्टिंग में अब लगातार जो कोरोना मरीजों की तादाद है वो बढ़ रही है। अब आप भी ये बता रहे हैं कि जो हॉस्पिटल है वो जुलाई के अंत तक काफी ज्यादा भर जाएंगे, बेड कम पड़ जाएंगे, तो इसके लिए आपने बताया कि हज हाउस को बनाया गया। इसके अलावा भी कहीं और देखा जा रहा है कि कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी हो रही है क्या सरकार की तरफ से?
जी हाँ, बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था लगातार की जा रही है। खासतौर से जो बड़े स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटियां हैं उसको अस्पताल में तब्दील करने का प्लान चल रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता फिर बचता नहीं है। क्योंकि ये तमाम लोगों की चेन जब तक घरों से उठा करके इन जगहों पर ला करके तोड़ी नहीं जाएगी तो चेन बदस्तूर बनी रहेगी। और जैसा कि WHO ने भी उत्तर प्रदेश और देश के लिए कहा है कि अगस्त का महीना सबसे ज्यादा खतरनाक होगा और अगस्त के माह में लगातार बिल्कुल। अलाउद्दीन, सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ कोरोना ही नहीं, अगस्त के समय में बरसात भी ज्यादा होती है, कई सारी और संक्रमित बीमारियां होती हैं, सर्दी खांसी जुकाम की जो लक्षण कोरोना में है, और डेंगू, चिकनगुनिया, ये भी तमाम बीमारियां भी निकलकर सामने आती है। तो अगस्त का महीना इसलिए भी और क्रूशियल हो जाता है। अमित गंजू भी कानपुर से जुड़ गए, लेकिन पहले हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, आगरा के हालात क्या कह रहे हैं? क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि तादाद ठीक होने वालों की भी अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी चुनौती इस बात की कि लगातार मामले एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं, वो भी बल्क में। जी नीलू, सबसे पहले तो हम आपकी बात को ही आगे बढ़ाना चाहेंगे। जो संक्रमित बीमारियों की बात आपने कही थी तो उसके परिणाम भी आने लगे हैं, और कल जो 16 मरीज आगरा में आए थे उसमें 8 मरीज ऐसे थे जो निमोनिया से पीड़ित थे, और निमोनिया होने के बाद उन्हें कोरोना हुआ, यानी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पहले निमोनिया, फिर डेवलप होते होते वो कोरोना हो गया। तो इससे बचना होगा लोगों को। और अगर मरीजों की बात करें तो 1427 कोरोना पॉजिटिव आगरा में है, और 16 मरीज नए मिले हैं। 168 केस है टोटल यहाँ, और 87 कंटेनमेंट जोन है, सभी स्मारक कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आते हैं। तो आगरा में अगर तैयारियों की बात भी कर ली जाए तो तैयारियां व्यापक है, और यहाँ एक्टिव केस की संख्या कम हो चुकी है। लगातार यहाँ मॉनिटरिंग हो रही है, और तमाम कॉलेज L1, L2 अस्पताल में तब्दील हो चुके हैं। बिल्कुल, एक्टिव केसेस की संख्या कम हो गई है, लेकिन फिर भी रोज बल्क में मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अमित गंजू भी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, अगर कानपुर की बात की जाए तो ये भी बाकी जिलों की ही तरह है, यहाँ पर भी रोज बल्क में मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि चूंकि अगस्त का महीना सबसे क्रूशियल है, आने वाला अब अगस्त है, कुछ दिनों के बाद जुलाई और अगस्त, इसके बाद मामले और बढ़ेंगे। और सिर्फ कोरोना ही नहीं, बाकी भी बीमारियां इस महीने में होती है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है, जो संक्रामक बीमारी है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो कानपुर के हालात किस तरीके के हैं? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले आपके माध्यम से अपने दर्शकों को अपडेट करा दूं कि कानपुर में कोरोना के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं। ये मौत का आंकड़ा भी बढ़ा रहा है। बीते 24 घंटे में 3 मौतें हुई। और अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए, एक बार फिर से एक्टिव केसेस स्पीड पकड़ चुके हैं और 700 को पार कर चुके हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 96 मरीज सामने आए, यानी कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, इस वक्त मैं शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर देखिए बिना मास्क के कैसे लोग निश्चिंत घूम रहे हैं। कैमरा देख के देखिए, चाहे साइकिल वाला हो, देखिए इसे ठोड़ी पे मास्क लगाया है, इसके पीछे वाले ने स्टाइल के लिए अपने गमछा बांधा हुआ है, और उसके पीछे देखिए कैमरा देखते इसने मुंह ढक लिया अपना, और इसके पीछे ई रिक्शा आ रहा है। अगर ई रिक्शा की भी हम बात करें तो ई रिक्शा वाले के यहाँ भी देखिए सवारियां, हो सकता है इसने 2 रखी, बिना मास्क के खुद चल रहा है। बाइक देखिए, पुलिस की सिपाही जिसके दम पर ये जिम्मा है, देखिए कैसे बिना मास्क के घूम रही है। तो ऐसे में कैसे रुकेगा कोरोना? कोरोना तो फैलेगा ही, और जब लोग लापरवाह बने रहेंगे, लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे। अब आप देखिए जितने लोग हैं सड़कों पर निकल रहे हैं, जबकि बिल्कुल अमित, यही कहा जा सकता है कि कोरोना की अभी तक जो संजीदा होना चाहिए लोगों को इस मामले को लेकर, वो संजीदगी नहीं दिखाई देती है। प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, यहां तक कि अब ये कह दिया गया है सैटरडे संडे को भी बंद रहेगा। अब आप बाहर मत निकलिए, आपकी सुविधा के लिए बाजार खोले गए हैं, आप निकलते हैं तो तमाम नियम को पालन करें, लेकिन वो सब भी दिखाई नहीं दे रहा। और शायद यही वजह है कि लगातार विश्व भर में भारत अब तीसरे नंबर पर आ गया है, और ये चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। लखीमपुर खीरी से हर साल घाघरा, शारदा और करनाली नदी में बाढ़ का कहर बनकर टूटती है। जिले की 5 तहसील के करीब 200 गांव हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। यहां हर साल 70,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। हर साल प्रशासन योजनाएं बनाता है, बाढ़ से होने वाले कटान को रोकने के लिए कदम उठाने के दावे होते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन योजनाएं धरातल पर नहीं उतरती। इस साल भी लखीमपुर के 36 करोड़ की योजनाएं लागू की गई है। प्रशासनिक अधिकारी पहुंचते हैं, दावा कर रहे हैं कि इस बार बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जाएगा, लेकिन गांव के लोगों को दावों पर अब भरोसा नहीं रहा। क्या काम हुआ? काम क्या, ये काम ऐसे करते रहे, कोई एक गाँव तो बचा।